हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सेलुलर रेस्पिरेशन का सेकंड वीडियो देख रहे हैं, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि कोशिकीय श्वसन जो वास्तविक श्वसन है वो किन किन चरणों में होता है। हम पहले से जान चुके हैं कि कोशिकीय जो श्वसन है वह दो प्रकार का होता है, एक एरोबिक और दूसरा एनेरोबिक। एनेरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती, ऊर्जा की कम मात्रा निकलती है तथा इसकी संपूर्ण क्रियाएं कोशाद्रव्य में होती हैं। एनेरोबिक रेस्पिरेशन में दो चरण होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस और जिसे आप ईएमपी पाथवे कहते हैं, और दूसरा चरण है फर्मेंटेशन जिसे किण्वन कहते हैं। ये दोनों चरण कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है। ग्लाइकोलाइसिस चरणबद्ध तरीके से 9 चरणों में संपन्न होता है, जिसका 9 चरणों में समीकरण आपको दिया जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस की संपूर्ण प्रक्रिया कोशाद्रव्य में होती है, जिसका पता इम्बेडेन, मेयरहॉफ और पारेनस ने लगाया था, इसीलिए इसे ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। दूसरी, वायु की जब ऑक्सीजन कोशिका में उपस्थित नहीं होता है तो ग्लाइकोलाइसिस से बने उत्पादों का किण्वन होता है, जिसमें यह भी क्रिया कोशाद्रव्य में होती है। परंतु मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन वायवीय श्वसन की क्रिया विधि में 3 चरण मुख्य होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, यह ग्लाइकोलाइसिस एनेरोबिक की भांति ही होता है और कोशाद्रव्य में ही होता है। इसके बाद यदि ऑक्सीजन कोशिकाओं में उपलब्ध है तो ग्लाइकोलाइसिस मध्यवर्ती क्रिया करता है, जिससे एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है। वह एसिटिल कोएंजाइम ए क्रेब्स चक्र में आता है, जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, जिसका पता हंस क्रेब्स ने लगाया था, इसीलिए इसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। तीसरा, ईटीएस इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यह माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर होता है, जहां F1 कण में एटीपी का संश्लेषण होता है। इस तरह से 3 चरणों में वायवीय श्वसन की क्रिया विधि पूर्ण होती है तथा 2 चरणों में अवायवीय श्वसन की क्रिया विधि होती है, जिसकी संपूर्ण रूपरेखा आपको यहाँ दिखाई जा रही है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, तो सबसे पहले आप मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का ये फ्लो चार्ट बनाएं और इसको समझें, फिर उसके बाद इसको लिखें, फिर हम इन 5 चरणों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखिए, जो मुख्य श्वसनीय पदार्थ है ग्लूकोज है, और भी श्वसनीय पदार्थ हैं जिनका श्वसन क्रिया में प्रयुक्त होता है और उनसे ऊर्जा का निष्कर्षण होता है। एमिनो एसिड्स, एसिटिल कोएंजाइम ए, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल का भी श्वसन होता है और उनसे भी ऊर्जा निकलती है। लेकिन सबसे पहले सबसे प्रमुख सर्वाधिक रूप से ग्लूकोज का ही ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा का निष्कर्षण होता है। अतः ग्लूकोज को लेकर के यह फ्लो चार्ट बनाया गया है। बाकी हम एम्फीबोलिक पाथवे में देखेंगे कि अन्य जो पदार्थ हैं, प्रोटीन हैं, वसा हैं, वह किस तरह से उनसे किस तरह से ऊर्जा का निष्कर्षण होता है। देखें, ग्लूकोज जो कोशाद्रव्य में है, कोशिका के कोशाद्रव्य में है,
साइटोप्लाज्म में है वह चरणबद्ध तरीके से लगभग 9 प्रमुख अभिक्रियाओं के उपरांत पायरुविक एसिड के 2 अणुओं में बदलता है। एक अणु जो ग्लूकोज है वह ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में टूटता है तो 2 अणु पायरुविक अम्ल के बनते हैं। इस क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का शाब्दिक अर्थ है ग्लाइको प्लस लिसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लिसिस मीन्स टूटना। अर्थात ग्लाइकोलाइसिस वह प्रक्रिया है जिसमें एक अणु ग्लूकोज टूट करके विभिन्न क्रियाओं के बाद 2 अणु पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। इस समस्त क्रियाओं के समूह को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इसका पता इम्डेल मेयरहॉफ पारनस ने लगाया था, इसीलिए इसके सभी चरणबद्ध क्रियापदों को ईएमपी पाथवे कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की संपूर्ण क्रियाएं साइटोप्लाज्म में होती हैं और इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। यह क्रिया एरोबिक और एनेरोबिक, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन दोनों में समान रूप से होती है। वह वायवीय श्वसन हो या अवायवीय श्वसन हो, दोनों के श्वसन में पहला चरण ग्लाइकोलाइसिस होता है जो है, और जिसमें ग्लूकोज का एक अणु टूटकर 2 अणु पायरुविक अम्ल बनाता है। अब ये पायरुविक अम्ल यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ देखिए लिखा है प्रेजेंस ऑफ O2, यदि ऑक्सीजन उपलब्ध है तो यह एसिटिल कोएंजाइम A बन जाएगा और वह एसिटिल कोएंजाइम A माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेस चक्र के द्वारा वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाएगा तथा 38 ATP अणुओं का उत्पादन करेगा। क्रेस चक्र के उपरांत यहाँ पर ETS भी चलेगा जिसमें यह जल का निर्माण होता है। क्रेस चक्र में केवल कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, जल का उत्पादन कुछ अणुओं का उत्पादन, जल के कुछ अणुओं का उत्पादन ETS में होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। ध्यान रहे, पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की उपलब्धता होने पर एसिटिल कोएंजाइम में बनाता है और एसिटिल कोएंजाइम में क्रेस चक्र में प्रवेश करता है और क्रेस चक्र के द्वारा वह 38 ATP अणुओं का उत्पादन करता है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। देखिए लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया, इन माइटोकॉन्ड्रिया, यह क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर नहीं, और वह भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। परंतु यदि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है तो यह पायरुविक एसिड का अऑक्सीजनिक किण्वन होता है। इस किण्वन में पौधों में एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और 2 ही अणु ATP का उत्पादन होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में जो ATP के यौगिक बने हुए हैं उनका फर्मेंटेशन में उपयोग हो जाता है और केवल कुल मिलाकर के एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु ATP का ही उत्पादन होता है, जिसे 28 किलो कैलोरी एनर्जी में बदला जाता है। यदि यह पौधों में है तो एथिल अल्कोहल यानी एथेनॉल का उत्पादन होता है, परंतु यदि मांसपेशियों में है तो यह लैक्टिक एसिड में बदलता है, जिसमें जंतुओं में होता है, मांसपेशियों में या जंतुओं में होता है। कुछ विशिष्ट जीवों में यह किण्वन ब्यूटारिक अम्ल, एसिटिक एसिड जैसे यौगिक भी बनाते हैं जो किण्वन की क्रिया होती है। यहाँ आप पुनः देखें कि ये 2 तरह से है। अगर ऑक्सीजन उपलब्ध है तो ग्लूकोज पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड
बनकर एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा, फिर जो है क्रेब्स चक्र में आकर के उसका संपूर्ण ऑक्सीकरण होगा। लेकिन यदि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, अनऑक्सीकरण है, तो यह ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक अम्ल बनेगा। पायरुविक अम्ल का अवायवीय फर्मेंटेशन होगा, किण्वन होगा, जिससे एथेनॉल, लैक्टिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड जैसे यौगिक बनेंगे और कम मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होगा। नेक्स्ट टर्म पर हम देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया विधि।